जिसमें स्त्री और पुरुष ज़्यादा बेहतर समाज बनाकर एक समता आधारित समाज बनाने के लिए चल सके, बना सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया। तो इसलिए हमने लेनिन जयंती को इस रूप में मनाने की तैयारी की और आप हमारे साथ हैं, आप सभी इसमें जुड़े रहिए। 19वीं शताब्दी के बाद जो 20वीं शताब्दी आया, उससे पहले भी जो फेमिनिज्म का दौर वो एक तरह से मताधिकार की लड़ाई चल ही रही थी। आप सभी जानते हैं कि मैरी वॉल्सनक्राफ्ट ने विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन 1792 में ही लिखी वो किताब, और उसमें उन्होंने बताया कि स्त्रियों के लिए मताधिकार की ज़रूरत है। इतनी ज़ोर शोर से ये आवाज़ तो नहीं उठी थी, लेकिन ये आवाज़ उठनी शुरू हो गई थी, और मैरी वॉल्सनक्राफ्ट की किताब से ही ये बात उठी कि पुरुषों के साथ उनकी एक भूमिका तय होनी चाहिए और पुरुषों के काम में एक आसानी होगी अगर महिलाएं भी ज़्यादा बेहतर उनके साथ चल सकें। लेकिन उसमें किसी तरह की क्रांतिकारी भावना या उससे बेहतर करने की भावना उस किताब में नहीं दिखाई पड़ती है, जबकि चार्ल्स फूरियर ने जो फेमिनिज्म जो शब्द रहा है उसको चार्ल्स फूरियर ने ही क्वाइन की, और उन्होंने अपनी किताब लिखी जिसमें क्वाइन द वर्ड फेमिनिज्म करके उन्होंने किताब लिखी थी, और बाद में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उस फेमिनिस्ट शब्द को वहीं से लाया गया। तो ये सारी चीज़ें 19वीं शताब्दी में चल रही थी, लेकिन इसको कोई शेप नहीं मिल रहा था, इसका कोई आकार प्रकार नहीं था। अनुभव के आधार पर स्त्रियों को लेकर तमाम तरह की आवाज़ें उठ रही थी। खुद चार्ल्स फूरियर ने भी ये बात कही, जो कि यूटोपियन समाजवादी थे, तो एक यूटोपियन सोशलिस्ट की तरह सोचते थे, उनकी बड़ी भूमिका रही है समाजवाद के निर्माण में, कुछ उनकी भूमिकाएँ भी रही। उन्होंने भी ये बात कही कि किसी देश के विकास को वहाँ की स्त्रियों की स्थिति से ही नापा जा सकता। आगे चलकर आपने देखा कि अम्बेडकर ने भी इस तरह की बात कही अपनी उपस्थिति को लेकर। तो इस तरह आगे इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो ओरिजिन ऑफ द फैमिली करके एंगल्स ने जो किताब लिखी, और उसके बाद दूसरी बातें मॉर्गन को लेकर उन्होंने तमाम और तरह की स्थापनाएं रखी और महिलाओं की स्थिति को समझा गया। समाज में एक वैज्ञानिक पद्धति से किस तरह से महिला पुरुष की संरचना को देखा जाए, समाज में उनकी भूमिका को देखते पहले पूरी दुनिया में कहीं भी मताधिकार अभी 1 या 2 देशों को छोड़कर कहीं भी किसी भी तरीके का मताधिकार नहीं मिला हुआ। और 1917 में जैसे ही क्रांति होती है वैसे ही महिलाओं को सब तरह की आज़ादी, सब तरह के कामों से उनको प्रोडक्टिव फोर्स के तौर पर उनको जोड़ दिया जाता है। ये बहुत बड़ी घटना थी जो लेनिन और क्लारा ज़ेटकिन और रोज़ा लग्जमबर्ग के नेतृत्व में होता है सोवियत यूनियन में। आज इस बात को बराबर भुलाया जा रहा है और फेमिनिज्म के कई धड़े और कई धाराओं को लाकर महिलाओं को सिर्फ राज्य में अपने को समाहित करने की ताकतों तक सीमित किया जा रहा है। महिलाएं थोड़ी अपनी सैलरी बढ़वा लें, महिलाएं थोड़ा अपने लिए आज़ादी मांग लें, वो मांगने की जो चीज़ है, बार्गेनिंग आइडेंटिटी की जो चीज़ है, उस तक सीमित और महदूद किया जा रहा है। जबकि स्थिति ये है कि हम अगर पुराने समाज से लेकर अब तक समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि ये दोनों ताकतें जो है वो अपने प्रोडक्टिव ताकतों के आधार पर ही समाज को चलाती हैं, और यहीं से हमें लेनिन को देखना चाहिए। लेनिन ने बहुत सारी महिलाओं के साथ इस बात पर बहस मुबाहिसा रखा, अपनी मजदूर महिलाओं के साथ इस पर बातचीत करते रहे, और अंत में ये तय हुआ कि हम उन महिलाओं की तरह नहीं जो अपने वर्ग में अपने तरह के अधिकारों और ताकतों को तो लेती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपने उन्हीं वर्गों के, जैसे कि अगर फासिस्ट तरीके का कोई चीज़ चल रहा है, जैसे कि अगर और तरह का कोई राज्य चल रहा है, तो उसी के सहयोगी भूमिका में वो चली जाती है। बावजूद इसके क्लारा ज़ेटकिन और रोज़ा ने ये तय किया कि वे महिलाएं जो शासक वर्ग की महिलाएं हैं तो खुद उनके अधीन हैं और अंततः उनकी अधीनता में ही चली जाती है। उन महिलाओं को भी वोट का अधिकार होना चाहिए, हम उनके साथ खड़े हों, लेकिन मुकम्मल आज़ादी के लिए हम एक दूसरे तरह की औरतों की आज़ादी की बात करेंगे जो मजदूर वर्ग की औरतों के हाथ में ज़्यादा ताकतवर तरीके से है। तो इस रूप में हम सोवियत यूनियन को एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं साथियों, जहां आप लोग को ये जानना चाहिए कि उस समय ट्रुप्स्काया, क्लारा ज़ेटकिन और रोज़ा ने मिल करके 1923 में जहां 4 लाख महिलाएं थी, 4 लाख सिर्फ महिलाएं थी जो घरेलू कामगार स्त्रियां थी, उनको प्रोडक्टिव फोर्सेस के तौर पर लगाकर 1930 तक उनकी संख्या 9 लाख के करीब हो गई। अब वो नाम मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि वो एक दूसरे तरह का उसका प्रोनाउंसिएशन है। उसमें 1920 में जो नियम लगा दिए गए, वहाँ पर जो चीज़ें महिलाओं के लिए की गई वो आज भी हमारे यहाँ नहीं हो पाती हैं। धीरे धीरे बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों ने इन नियमों को लगाया। उसमें विवाह को, जैसे शादी जो है उसको चर्च से अलग किया गया, धर्म से अलग किया गया और उसको
दो लोगों के व्यक्तिगत अधिकार के तौर पर देखा गया, धार्मिकता से उसको मुक्त कर दिया गया सोवियत यूनियन में। और